हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और पेडागोजी की जो हम लोग कंटेंट के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज भी फ्रेंड्स मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं जो आप लोगों की एग्जाम्स के अंदर में पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसके अलावा इंडक्टिव डिडक्टिव के ऊपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर में, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा आज यहाँ पर, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन से भी अवगत हो जाए। आपको बताऊंगा कि वो जो क्वेश्चन है उसका इंडक्टिव आंसर है तो क्यों है, डिडक्टिव है तो क्यों है, कॉज एंड इफेक्ट आंसर है तो क्यों है, उसमें रीजन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आसान भाषा में आप लोगों को आज मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि कोई आप लोगों को आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर भी जुड़ चुके हैं, वो एक बार कंफर्म कर देंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग यहाँ पर में हैं सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और एग्जाम के अंदर में इंडक्टिव डिडक्टिव से क्वेश्चंस बताया कि एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है वो करवा देता हूँ, और आपको आज के बाद इंडक्टिव डिडक्टिव में कोई डाउट नहीं रहेगा। पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों से फ्रेंड, जिसमें बोला जा रहा है कि ये इंडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन था या डिडक्टिव रीजनिंग का। आज के बाद आपको कभी कभी उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा आसान भाषा के अंदर में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, आप लोग चाहते हो अगर कि ऐसे ही सेशंस चलते रहे तो जल्दी जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ में इस सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, जहां जहां पर में भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे इसको शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, और शेयर करने के बाद में लिख भी देना कि जी हाँ सर शेयर्ड। और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही जो है हमारे बेहतरीन सेशंस चलते रहे रोज। ओके, चलिए। ठीक है अंशु प्रिया, वो जो आप लिख रहे हो ना उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि जब मैं उसको देखूं तो मैं उसमें कमेंट्स में देखकर फिर उसको करवा दूं आपको। डोंट वरी। एसएसटी के एग्जाम में आपका कराया हुआ आया था, थैंक यू वेरी मच सुनीता रानी। आशीर्वाद चाहिए अंशु, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। बिल्कुल मैं पूरा करवा देता हूँ, डोंट वरी आप लोगों को। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वाले, उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए ये एक क्वेश्चन था जो आप लोगों का मैंने आप लोगों के इसके अंदर में रह गया था, आपका मैराथन के अंदर में। तो मैं सोचा कि इसको भी आप लोगों को एक बार करवा दूं जिन लोगों को नहीं पता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर में ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जो है साइमन कमीशन भेजा था। ठीक है, तो साइमन कमीशन भेजा था जिसका भारत में विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था ये आप लोग बताइए। जी बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ में है, सभी जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं सभी लोगों के साथ में है। नूतन रानी जी आपके साथ में भी है, और मेरी दुआएं है बेसिकली। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें कि साइमन कमीशन जो है 1927 के अंदर में कौन से आयोग का मतलब साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। तो साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स भारत में भेजा गया था भारत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, कि भाई भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, भारत में किस प्रकार के कानून बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस कमीशन के अंदर में, साइमन कमीशन के अंदर में 7 लोग थे, 7। साइमन कमीशन में जॉन साइमन मुखिया थे, उसके जॉन साइमन उसके हेड थे, बट एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसीलिए फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी ने और अदर्स जो थे उन लोगों ने क्या किया, जो साइमन कमीशन था उसको विरोध किया, क्योंकि एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जबकि ये कमीशन का काम था भारत का भविष्य निर्धारित करना। तो भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए कमीशन बना और एक भी भारतीय नहीं है, इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जो साइमन कमीशन बनाया था, जो भारत में 1928 में पहुंचा, ब्रिटेन के अंदर में 1927 में बन चुका था नवंबर में, बट भारत में कब आया वो, फरवरी 1928 में। तो आपको तो 1927 याद रखना है कि कब बना था। ठीक है, इसका विरोध क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का था, इस वजह से करवा दिया क्योंकि मुझे आप लोगों से फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करवाना है आगे में इससे रिलेटेड। तो प्लीज इसको ध्यान से समझ गया ना आप लोगों को। अब मैं आपको रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन वाला इसी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बस इसको ध्यान रखो आप लोग, ये बेस मैंने आपका बना दिया है। अब एक रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं आगे में मैं आप लोगों का इसके ऊपर में बेस्ड। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बेलन घाटी जो है वो कहां पर में, एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है बेलन घाटी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, आज से करीब हजारों लाखों साल पहले, ठीक है, आदि मानव का जीवन बिताते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो अलग अलग जगह पे हमें उनके सबूत मिले हैं। वैसी ही एक जगह है बेलन घाटी। तो ये बेलन घाटी कहाँ है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है फ्रेंड्स बेलन घाटी।
ठीक है, यहाँ पर में ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। यहाँ पर में आप लोग देखोगे बेलन नदी, एक छोटी सी नदी है, ठीक है, उसके पास के आसपास का जो इलाका है आप लोगों का, सोनभद्र मिर्जापुर के आसपास का जो इलाका है, उस इलाके को बेलन घाटी बोला जाता है। वहां पर में हम लोगों को पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों ही समय काल के सबूत हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के अंदर में। तो उत्तर प्रदेश में है बेलन घाटी, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। एक जो है फ्रेंड्स, आप कुछ चीजें आप लोगों की जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये देखिए, ये बेलन घाटी का इलाका इधर साइड में आप लोगों का। हुंजगी नाम की जगह कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हुंजगी नाम की जगह कर्नाटक में है, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। ये हुंजगी नाम की जगह आप लोगों को दिख रहा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, कर्नाटक में। कुरनूल नाम की जगह कहां पर में, कुरनूल केव्स, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में है। कुरनूल नाम की जगह आंध्र प्रदेश के अंदर में। भीमबेटका कहां पर में, जहां पर में चट्टान आपको रॉक केव्स मिली है, शैल की गुफाएं मिली है, चट्टानों की गुफाएं मिली है, उसमें चित्रकला भी आप लोगों को मिलती है, मतलब वहां चित्रकारी की गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा के ज्यादा पास में है। बागोर मिलेगा राजस्थान में, बागोर। और पाटने जो है ये फ्रेंड्स आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। यहाँ आपको शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। किसके अंडे? शुतुर, ठीक है, शुतुर्ग मुर्ग के अंडे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे, ऑस्ट्रिच उसको बोला जाता है, ऑस्ट्रिच के अंडे आप लोगों को मिले हैं। आज भारत के अंदर में शुतुरमुर्ग नहीं पाया जाता, तो आज भारत में शुतुरमुर्ग नहीं पाया जाता, लेकिन आज से करीब जो है फ्रेंड्स 20-25 हजार साल पहले भारत के अंदर में शुतुरमुर्ग रहते होंगे, क्योंकि उसके अंडे के छिलके आप लोगों को मिले हैं पाटने में, और उसके अंडों के ऊपर में भी उन्होंने कलाकारी की है। अंडे के ऊपर में भी मतलब कई कई ऐसे अंडे मिले जिसके ऊपर में चित्रकारी वगैरह की गई थी इनके द्वारा। तो अच्छी बात है ना, आप होते तो आप भी ऐसी करते कि अंडों के ऊपर में चित्रकारी। कहाँ गए लेकिन ये पाटने के शुतुरमुर्ग? मेरे को लगता है इन लोगों ने काट के खा लिए होंगे, या इनको खत्म कर दिया होगा इन लोगों ने शिकार कर करके। आपको क्या लगता है कहाँ गए सारे के सारे शुतुरमुर्ग, या उड़ के चले गए? वैसे शुतुरमुर्ग, आपको बता दूं एक बात और, वेरी इंपॉर्टेंट, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, पक्षी है बट उड़ नहीं सकता, तो उड़ के भी नहीं जा सकता भाई। ये याद रखना है आप लोगों ने कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, ऐसा पक्षी है ये आपका, ठीक है। ईमू नाम का पक्षी और शुतुरमुर्ग, ये दो ऐसे पक्षी है इंपॉर्टेंट वाले, जो पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकते। तो ये भी याद रखना, पेपर 1 में पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए फ्रेंड्स, ये भी एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। हम तो अभी भी करते हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है। अरे अंडा खाने के बाद में अंडे के छिलके के ऊपर में करेंगे ना, अंडे के ऊपर में। जी हाँ बिल्कुल, खा गए ये लोग सारे के सारे शुतुरमुर्ग को। करंट अफेयर्स भी करवा दीजिए, बिल्कुल कराऊंगा आप लोगों को करंट अफेयर्स भी। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा समय काल के अंदर में अलग अलग जो है वो सोर्सेस थे रॉ मटेरियल्स के, कौन सी चीज कहाँ से मिलती थी। तो देखिए, सोने की बात करूं मैं अगर आप लोगों से, गोल्ड की, तो गोल्ड जो है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कर्नाटक से मिलता था गोल्ड, हड़प्पा के अंदर में। तो बी की जोड़ी 4 के साथ में डायरेक्ट लगाना एग्जाम के अंदर में अगर पूछा जाता है तो आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अफगानिस्तान के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स, तालिबान लोगों का शासन है अभी, ठीक है, तालिबान लोगों का, तालिबान लोग है वहां पर में। और वहां पर में जो है बच्चों बच्चों के हाथ में बंदूक है अभी, बच्चों के हाथ में टिन टिन की आवाज आती है, टन टन गोलियों की आवाज आती है। तो टिन पूछे कि कहाँ से आता था, तो अफगानिस्तान से आता था। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, आप लोग भी कर सकते हो कि भाई अफगान टिन टिन की आवाज कहाँ से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है भाई। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है अभी, और वहां गोलियाबारी चल रही है, बच्चों बच्चों के हाथ में भी बंदूकें है। अपन तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, याद हो जाता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो टिन जो है वो अफगानिस्तान आप लोगों का, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स, कीमती पत्थर, तो जितनी भी कीमती चीजें आई है आज भी हमारे भारत के अंदर में, कीमती चीज जो सबको मानी जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और आजकल मोदी जी भी, ठीक है, जितनी भी कीमती कीमती चीजें हैं, अमित शाह को भी मान लो एक बार के लिए, ठीक है, अमित शाह द रियल किंग मेकर, पीछे जो है वो, मतलब भाई, मतलब देखो, साथ हो तो क्या क्या हो सकता है। मैं पॉलिटिकली किसी की भी तरफ से नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को कि साथ हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे उड़ाता चलूं, ये दोनों ने एक दूसरे के लिए गाया होगा शायद, मोदी जी ने उनके लिए,
भाई देखो कितना साथ दे रहे हैं। प्रीशियस स्टोन्स जो है फ्रेंड्स ये गुजरात के अंदर में, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी और उससे कुछ भी वो लेना देना नहीं है उस चीज का अपना। ओके, तो प्रीशियस स्टोन्स गुजरात याद रखने के लिए बस, बाकी कुछ नहीं है भाई। आप जिसको जो करना है वो करो, आप खुद खड़े हो जाओ चुनाव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टिन जो है अफगानिस्तान में टिन टिन की आवाज आ रही है, कीमती पत्थर गुजरात के अंदर में, सोना कर्नाटक के अंदर में है, और कॉपर बच गया तो राजस्थान के अंदर में। तो भाई खत्म हो गया, टिन की आवाज से खत्म कर देता। सी की जोड़ी 2 के साथ में लगनी है आप लोगों की, सी की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह यहाँ लगी हुई है और यहाँ लगी हुई है, ठीक है। सोना जो है आप लोगों का 4 के साथ में लगना चाहिए, बी की जोड़ी 4 के साथ में लगनी है, यहाँ नहीं हो सकता। कॉपर जो है राजस्थान के साथ में होना चाहिए, ए की जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी थी, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खत्म। अच्छा, गुजरात से भी कर सकते थे, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर ये भी है आप लोगों का। कितने लोगों ने कर लिया और याद हो गया है? मैं लास्ट में पूछूं क्या आप लोगों से ये सवाल? कितने लोग रेडी है? लास्ट में पूछ लो सर, अब तो चैलेंज दे ही दो सर कि लास्ट में पूछ लो ये सवाल, और नहीं आंसर किए तो मुझे मुड़वा लेंगे अपनी अपनी। नहीं बट लड़की लोग कैसे मुड़वाएंगी मुझे? ठीक है, मतलब पूछ लेना सर जो भी है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लास्ट में मैं फिर से एक बार ये सवाल पूछूंगा आप लोगों से। तो आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कॉपर राजस्थान और ओमान से, टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान मेन चीज आपको याद रखनी है, गोल्ड कर्नाटक से, प्रीशियस स्टोन गुजरात से, और ईरान अफगानिस्तान से भी आता था, लेकिन आप लोगों को गुजरात याद रखेंगे आप लोग मेनली। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों का लास्ट के अंदर में। निम्नलिखित में से किसने विचार दिया था कि भारत एक हिंदू पाकिस्तान ना ही बनाया जा सकता है, ना ही बन सकता है? तो भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये जो है फ्रेंड्स, भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए और ना बन सकता है। ये महात्मा गांधी का विचार था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या बी आर अम्बेडकर का? किसका विचार था? तो फ्रेंड्स ये मैक्सिमम लोग जो है वो बी आंसर लगा रहे हैं। ए और बी, ए बी के अंदर में लड़ाई हो रही है, बट आप लोग सभी मैक्सिमम लोग जो है वो गलत है। आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था ये। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ये आप लोगों का फ्रेंड्स एनसीईआरटी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के अंदर में ये वाला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जितने भी लोग ए या बी आंसर लगा रहे हैं वो गलत है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि इंडिया जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए और ना ही बन सकता। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये याद रखना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जिसको आप लोग वोटिंग का अधिकार, सबको वोटिंग का अधिकार भी बोलते हो, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, ये किसका विचार था? ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी का विचार था, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, सभी को मतदान का अधिकार। ये मैं लास्ट में पूछूं आप लोगों से एक बार, ठीक है? सर कल मैं एग्जाम सीटेट का एग्जाम देकर आई, आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बहुत बहुत काम आई सर, और आपका पढ़ाया हुआ। थैंक यू वेरी मच सीमा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ऑल द बेस्ट आपको आगे के आपके एनडीवीएस के लिए भी, जो आप पढ़ोगे आप सीटेट के बाद में, उसके लिए भी। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो यार, ये बहुत ज्यादा कोने में नहीं हो गया? मेरे को तो भगा ही दे रहा है स्क्रीन से ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को और सारी चीजें बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी जल्दी से, एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। वोटिंग राइट्स फॉर ऑल लिख दो जब सभी लोग, ठीक है, वोटिंग सभी को। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों का कि कांग्रेस बाइकॉट द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का बाइकॉट किया था कांग्रेस ने, ठीक है, सही बात है, साइमन कमीशन का बाइकॉट किया गया। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में बना था,
और भारत के अंदर में कब आया था वो? भारत के अंदर में आया था 1928 के अंदर में, ठीक है। तो इसका विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा, सही है। कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इवन अ सिंगल मेंबर, देयर वाज नॉट अ सिंगल मेंबर इन दी कमीशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा इसके अंदर में, ये भी देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर में सही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन वाला। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये सही है आप लोगों का। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आर में जो रीजन में जो दिया गया है कि कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, इसी वजह से इसका बहिष्कार किया गया। एक व्यक्ति थे फ्रेंड जिनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते करते। कोई है जो बता सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते करते जो है वो किसकी मृत्यु हो गई थी? कोई है जो बता दे इस पॉइंट को? लाठी चार्ज के अंदर में उनकी मृत्यु हो गई थी, आपका सुपर टेट के अंदर में पूछा था, तो याद रखना है आप लोगों ने। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन का बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बंदगा शब्द को मध्यकालीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? वेरी गुड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करें कि इस क्वेश्चन की, तो बंदगा शब्द जो है आपका, बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो ये जो है फ्रेंड्स गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, स्लेव्स के लिए। जो स्लेव्स होते थे उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था मध्यकालीन भारत में। ये जो बंदगा वाला सिस्टम है, बंदगा, ये आपके पर्शिया से लाए गए गुलाम होते थे, पर्शिया से, ठीक है, लाए गए गुलाम होते थे, लाए गए गुलाम होते थे जिनको स्पेशली मिलिट्री के लिए लाया जाता था। और बाद में इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में इन लोगों को बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर में भी अपॉइंट किया गया, बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर में इनको अपॉइंट किया गया था इल्तुतमिश के समय में। तो बंदगा वाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बंदगा का इस्तेमाल जारी रहा, बट स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के समय में। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बंदगा का सिस्टम चलता ही रहा था, आगे में चल रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। उसके पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के लिए विश्वसनीय राज्यपाल और बड़े बड़े अधिकारियों की आवश्यकता थी। सुल्तान किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था, तो वो क्या करते थे? गुलाम खरीद कर लाते थे पर्शिया से, ठीक है, ईरान इराक वाला जो इलाका था वहां से बंदगा नामक सैन्य जो है सेवकों को खरीद कर लाते थे और सूबेदार नियुक्त करते थे, बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्त करते थे उनको। नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। सभी लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को, पूरा का पूरा पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। मैं इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने वो बंदगा वाला क्वेश्चन लिया था आप लोगों से, कि बंदगा समझा सकूं पहले कि होता क्या है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि दो सेंटेंसेस है, मैंने उसको कलर भी कर दिया है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन ओरिजिनल है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा गया था। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजनिंग इज द स्टूडेंट यूजिंग वाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट। एक कक्षा है, उसमें एक छात्र ये कहता है, छात्र है और ये कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बोला है कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव है, कॉज इफेक्ट रीजनिंग है, या फिर रिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को ये पहले तीन पता होने चाहिए, ये होता क्या है करके, पहले तीन। ठीक है, जो है आप लोगों का बोला गया है कि आगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क है, कारक प्रभाव तर्क है, या लघु कारक रिडक्टिव तर्क है। आप लोगों का ध्यान से समझना इस चीज को, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चंस की। ठीक है, एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि मेरे को भी यहाँ पर मैं और ज्यादा एनर्जी लगे कि यार हाँ अच्छे से आपको समझाना है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जितने भी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, ए और सी के अंदर में आंसर आ रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या चीज ये। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है आप लोगों की। सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर में आप करते क्या हो, आप ये देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, कि आप एक शॉप पर गए, एक दुकान में गए आप, और एक दुकान पर आपने देखा, आपने दुकान वाले से पूछा कि भाई भैया एप्पल कितने रुपए किलो है। आपने पूछा, आप इमेजिन करो कि आपने जो है एप्पल कितने रुपए किलो है पूछा, तो उसने बोला कि 120 रुपए किलो है सर एप्पल। ठीक है, फिर आपने पूछा कि बताओ स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है, उसने बोला कि 120 रुपए किलो है सर। फिर मैं आगे गया, मैं बोला भाई ग्रेप्स बताओ कितने कितने रुपए किलो है, तो उसने बोला 120 रुपए किलो है सर। तो मेरे मन में क्या आया पता है, मेरे मन में आया कि सारे के सारे फ्रूट जो है ना 120 रुपए किलो ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल देखा 120 रुपए किलो, दूसरा एग्जाम्पल देखा 120 रुपए किलो, मेरे दिमाग की घंटी बजी कि कहीं सारे के सारे जो है 120 रुपए किलो तो नहीं है। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल देखा, वो भी 120 रुपए किलो बोल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो कंक्लूजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि केवल ये तीन ही 120 रुपए किलो हो, बाकी के दाम अलग हो। बट मेरे मन में क्या आ गया, मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में ये आया कि भाई जब ये तीन जो है 120 रुपए किलो है, तो सारे के सारे ही होंगे, क्योंकि मैंने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो सारे के सारे ही होंगे 120 रुपए के किलो। फिर आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक दिन मैंने जो है आप लोगों की क्लास ले ली, ठीक है, एक दिन मैंने आपकी क्लास 5:30 बजे ली, पहले दिन। फिर मैंने और दूसरे दिन भी आपकी क्लास 5:30 बजे ले ली, ठीक है। फिर मेरे को और काम आ गया, तो मैंने एक दिन और आप लोगों की क्लास 5 बजे के बदले 5:30 बजे ले ली। तो आप लोगों के मन में से कुछ लोग जो है इंडक्टिव रीजनिंग कर सकते हो, आप लोग में से कुछ, कि यार दानिश सर ने एक दिन 5:30 बजे क्लास ली, दानिश सर ने दूसरे दिन भी 5:30 बजे ही ली, और तीसरा दिन भी दानिश सर ने 5:30 बजे ली, कहीं टाइम चेंज तो नहीं हो गया। तो दानिश सर जो है वो शायद अब 5:30 बजे ही क्लास लेंगे। ऐसा आप लोगों ने इंडक्टिव किया। अब क्या बताओ कि वो क्या सही है रीजनिंग आपकी, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग सही हो भी सकती है, हो सकता है कि मैंने टाइम चेंज किया हो, और हो सकता है कि ना किया हो, मैं सिर्फ यार 3 दिन टाइम नहीं था, जैसे मेरे पास कल अपन ने 5:30 बजे लिए थे, है ना। तो इंडक्टिव रीजनिंग में एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोगों ने क्या किया, ये इंडक्टिव रीजनिंग है, क्यों है ये, ध्यान से समझना। खिलजी और तुगलक वंश के समय में जो बंदगा थे, जो बंदगान थे या सैन्य गुलाम थे, उनका ऊंचा ऊंचा दर्जा था। तो सारे ही गुलामों को ऊंचे दर्जा दिया जाता था, उनको ऊंची पदवी दी जाती थी। देखो बंदगान जो थे, जो सैनिक गुलाम थे, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, एक एग्जाम्पल है आपके पास में। और आपने मान लिया सारे ही गुलामों को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, ऐसा उसने बोल दिया, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है यहां पर में। ठीक है, तो आगमनात्मक तर्क यहां पर में दे रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को ये चीज कि कैसे किया जा रहा है यहां पर में, कि आगमनात्मक तर्क क्यों है यहाँ पर में, इंडक्टिव रीजनिंग क्यों है यहाँ, क्योंकि उसने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल के थ्रू उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब आप बताओ कि क्या ऐसा होता होगा कि भारत मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी मिलती होंगी, अगर बंदगानों को मिलती थी तो सभी गुलामों को मिलती होंगी या गुलामों को मिलती होंगी, क्या ये सही बात है क्या, आप बताओ। ठीक है, आप बताओ यार, आप तो इतने समझदार लोग हो, आप तो हो ना समझदार लोग, तो आप बताओ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। नहीं ना, ऐसा हो भी सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट आपने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया यहाँ पर में कि ऐसा होता होगा, तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर में पहले आपको जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर में देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर में एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। आपको बताया गया है कि सारी की सारी वेजिटेबल्स जो है वो ग्रीन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है सारी की सारी वेजिटेबल्स ग्रीन होती है। फिर दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे वाले में आपको बोला है कि कैप्सिकम जो है आप लोगों का, ठीक है, शिमला मिर्च आपकी ये वेजिटेबल है। तो आप क्या ड्रॉ करोगे कंक्लूजन, आप क्या डिडक्ट करोगे, क्या आप जो है कंक्लूजन को ड्रॉ करोगे, बताइए।
इसके थ्रू आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, बताइए जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है, आपको आप बोलोगे कि सर सारे के सारे वेजिटेबल्स अगर ग्रीन होते हैं और कैस्पिकम जो है वो भी खुद वेजिटेबल है, तो कैस्पिकम जो है वो ग्रीन होंगी। सिंपल सी बात है, आपने बोला कि ये भी ग्रीन है करके, ये ग्रीन होंगी। तो आपको पहले जनरल रूल पता था, जनरल रूल पता था आपको, और फिर आपने कोई कंक्लूजन निकाला। तो ये जो है ना फ्रेंड जनरली सही होता है। जब आपने बोला है कि सारे वेजिटेबल्स ग्रीन होते हैं, ठीक है, जब आपने बोल दिया, अब होते नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने बोला है कि सारे वेजिटेबल्स ग्रीन होते हैं और कैस्पिकम जो है आप लोगों का, कैप्सिकम जो है ये आपका वेजिटेबल है, तो कैप्सिकम ग्रीन है ये बोलना बिल्कुल सही है, कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही निकलेगा, सही वाला कंक्लूजन निकलेगा। कोई मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि सही है या गलत है, सही ही होगा वो। तो डिडक्टिव रीजनिंग, आपको पहले रूल पता होता है और रूल के बाद में अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हो तो वो डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल बनेगा आप लोगों का। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में उसने बंदगा का एग्जांपल दिया, ठीक है, एक एग्जांपल लिया उसने बंदगा का, कि बंदगा और सैन्य गुलामों को ऊंचा दर्जा देते थे, तो सारे ही गुलामों का ऊंचा दर्जा होता होगा, ये सही नहीं है। ये एक एग्जांपल लेकर उसने जो है एक कमेंट कर दिया। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा था, कौन सी तारीख को पूछा था बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों का 10 जनवरी 2022 को, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहां पर मैं इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहां पर मैं क्या है 7 जनवरी 2022 को क्वेश्चन पूछा आप लोगों का, 7 जनवरी 2022 को। राजा साहब गैलरी समझ जाओ, जानकारी का पिरामिड क्या है, इसके अंदर में वही चीज है कि भाई आप लोगों को कोई एक इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, और आप अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू जा रहे हो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू जनरलाइज कर रहे हो, तो आपका इंडक्टिव हो गया। और मान लीजिए कि आपको जानकारी पता थी और आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो तो वो डिडक्टिव हो गया, ठीक है। तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। पहले आप क्वेश्चन कर लो, यहाँ पर मैं सारी की सारी चीजें करवा दूंगा। एक फ्लो के थ्रू चलिए, आप पहले बेस बना लो। पटेल पूनम बोल रहे कल मेरा एग्जाम था सर, बहुत सारे क्वेश्चन आए। परमानेंट विंड से क्वेश्चन आया था, सुल्ताना का स्वप्न आया था, स्त्री पुरुष तुलना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चलो बहुत बढ़िया पटेल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है कि कथन बोलते समय, ठीक है, कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक वंश के समय में बंदगानों का या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। 7 जनवरी को क्वेश्चन आया और उसके बाद में 10 जनवरी को भी रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 10 जनवरी 2022 को रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो आंसर इंडक्टिव होगा, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के थ्रू उसने क्या किया, एक जानकारी को बताने की कोशिश की आप लोगों की। तो सिंपल हो गया आप लोगों का। ज्योति करी का पेपर था बोलते 7 जनवरी वाला। चलो बहुत अच्छी बात है। ज्योति आपका सही हुआ था या गलत हुआ था उस समय में, ये बता देंगे एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी से, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञान अर्जन हेतु आगमनात्मक उपागम पढ़ाना है, मतलब इंडक्टिव आप लोगों को जो है अप्रोच रखना है, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि आप क्या करते हो, कॉमन चीजें फाइंड आउट करते हो और उससे जनरल प्रिंसिपल तक पहुंचने की कोशिश करते हो, जनरल प्रिंसिपल तक। जैसे कि आपने बंदगा वाला एक कंसेप्ट एग्जांपल लिया, कॉमन चीज देखी आपने कि हाँ यार बंदगान लोगों को जो है वो ऊंचा दर्जा प्राप्त था, तो आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, जनरल कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लिया आपने, जनरल जनरल वाला क्या ड्रॉ कर लिया आपने कंक्लूजन, कि सभी गुलामों को, सभी जो गुलाम है उन लोगों को ऊंचा दर्जा प्राप्त था, ऊंचा दर्जा प्राप्त था, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो आप क्या करते हो, कॉमनलिटीज को फाइंड आउट करते हो एग्जांपल्स के बीच में और जनरल प्रिंसिपल तक अराइव करते हो, पहुंचते हो, अराइव करते हो। तो उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचना, ये इंडक्टिव उपागम का एग्जाम्पल है आप लोगों का, ठीक है। अब आप पहुंच जो रहे हो जनरल प्रिंसिपल के ऊपर में, वो जनरल प्रिंसिपल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि दानिश सर ने एक दिन 5-5:30 बजे क्लास ली, दूसरे दिन भी ली, तीसरे दिन भी ली, तो आपने मान लिया कि 5:30 बजे ही क्लास होंगी हमेशा। हो सकता है कि ये 3 दिन मेरे पास में जो है वो समय ना हो, इस वजह से 5:30 बजे क्लास ली हो और फिर अगले दिन से मैं 5 बजे लेना स्टार्ट कर दूं। बट आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया,
आप लोगों ने एक प्रिंसिपल ड्रॉ कर लिया कि नहीं 5:30 बजे ही होंगी क्लास। तो ये जो है फ्रेंड्स कॉमनलिटीज अगर आपने ड्रॉ निकाली है और उससे आप जनरल प्रिंसिपल पर पहुंच गए हो, तो ये आपका क्या है, ये आप लोगों का इंडक्टिव अप्रोच का एग्जांपल है। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा इसके ऊपर में फ्रेंड्स। ठीक, कितने लोगों का सही हुआ है ये बता दीजिए पहले मुझे। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाता हूँ इसके, कल भी करवा दूंगा, कल भी इसी को मैं कंटिन्यू कर लूंगा आप लोगों के लिए, मतलब और क्वेश्चंस यहाँ से ले लूंगा इसमें से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। यहाँ पर मैं बोला है फ्रेंड्स कि एक स्टूडेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि इन एंशियंट इंडिया टाउनशिप सीम्स टू हैव डेवलप्ड अराउंड मेजर टेम्पल्स, जैसे कि मदुरई, थंजावुर इन तमिलनाडु। उसने क्या बोला, उसने बोला यहाँ पर में कि प्राचीन काल के अंदर में क्या होता था, प्राचीन काल के अंदर में मंदिरों के पास में शहर डेवलप हो जाते थे। ये मंदिर है तो मंदिरों के पास में शहर डेवलप हो जाते थे। और उसने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर में, एग्जाम्पल क्या लिया यहाँ पर में, उसने एग्जाम्पल को उसने बताया है जैसे मदुरई डेवलप हुआ है, मदुरई में टेम्पल है और उसके आसपास में शहर डेवलप हो गया। ठीक है, थंजावुर में मंदिर है आप लोगों का, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर भी उसको बोलते हैं, उसके आसपास में शहर डेवलप हो गया। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर में, एग्जाम्पल लिया उसने, जैसे कि मदुरई डेवलप हुआ, मंदिर वाला शहर था, मदुरई के आसपास में पूरा शहर डेवलप हो गया मंदिर के पास में। ठीक है, तमिलनाडु के थंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, उसके आसपास में जो है पूरा शहर डेवलप हो गया। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि टाउनशिप डेवलप हो जाती थी किसके पास में, मंदिर के पास में। तो एग्जाम्पल्स के अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, उससे उसने जनरल कंक्लूजन निकाला है। जनरल कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला उसने, जनरल कंक्लूजन कि भाई जैसे मदुरई के अंदर में मंदिरों के पास में शहर डेवलप हो गया, जैसे थंजावुर के पास में मंदिरों के पास में शहर डेवलप हो गया, तो क्या होता था एंशियंट टाइम्स के अंदर में मंदिरों के अराउंड में, टेम्पल्स के अराउंड में शहर डेवलप हो जाते थे। तो एग्जाम्पल्स में कॉमनलिटीज देखी उसने, कॉमन चीज देखी कि जैसे थंजावुर में हुआ, जैसे मदुरई में हुआ, वैसे ही सारे जगह पे होता होगा बड़े बड़े शहरों के पास में। तो प्राचीन नगर में जो मंदिर थे उसके आसपास में शहर डेवलप हो गए, उसने एग्जाम्पल्स दिया और एग्जाम्पल्स के अंदर में उसने जब ये बात कही और एक निष्कर्ष निकाला, उन्हें संभावना को व्यक्त किया। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का इंडक्टिव जो अप्रोच है या रीजनिंग है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगमनात्मक तर्क का उपयोग कर रहा है यहाँ पर में वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में भी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसने एग्जाम्पल्स के अंदर में कॉमन चीज देखी और एग्जाम्पल्स में कॉमन चीज देखकर ऊपर वाला अभ्यास यहाँ पर में ऐसा था कि पहले उसने एक चीज बोली और फिर बाद में एग्जाम्पल दिया। उसको पहले ये भी बोला जा सकता था कि मदुरई में जैसे मंदिरों के पास में डेवलप हुए, ठीक है, थंजावुर में जैसे मंदिर के पास में शहर शहर डेवलप हुए, तो वैसे ही एंशियंट इंडिया में टाउनशिप के पास में शहर डेवलप हो जाते थे। तो बस वो एग्जाम्पल्स को ही तो लेकर वो बता रहा है आपको, कोई स्टेटमेंट दे रहा है। अब ऐसा हो भी सकता है कि कई सारे मंदिर ऐसे रहे हो जिनके पास में शहर डेवलप ना हुए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर में। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, आगे में भी पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया आप लोगों का। देखिए यहाँ पर मैं इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन को जो है ना आप रोटेट करके जूम कर सकते हो आप अपने मोबाइल के ऊपर में, अगर आपका यूट्यूब अपडेटेड है तो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। कल मेरा एग्जाम था, यू डोंट बिलीव सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये तो आपके पढ़ाए हुए आए थे या जो आप क्वेश्चन के बाद डिस्क्रिप्शन करवाते हो उसी से रिलेटेड आए। चलो थैंक यू मीनू यादव।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है, डिडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से इंडक्टिव अप्रोच की बात करूँ, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, या फिर जिसको पर्टिकुलर इंस्टेंस का मतलब ये होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप एग्जाम्पल लेते हो और फिर जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हो। तो एग्जाम्पल्स की मदद से, इसी को एग्जाम्पल बोला जाता है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है ना आप लोगों का, दृष्टांत, विशेष दृष्टांत या एग्जाम्पल्स को लेकर आप, ठीक है, सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचते हो। जैसे कि अगर बंदगान को ऊंचा पद दिया गया था तो गुलामों को, सभी गुलामों को ऊंचा पद दिया गया होगा। ऐसे अप्रोच को आप लोग क्या बोलते हो फ्रेंड्स, इंडक्टिव अप्रोच बोलते हो, इंडक्टिव अप्रोच बोला जाता है। तो सामान्य आप लोग एग्जांपल्स की मदद से जो जनरल जो है कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, इसको इंडक्टिव अप्रोच बोला जाता है। तो यहां पर मैं आप लोगों की एक ही जो जोड़ी है ये लग जाएंगी दो के साथ, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डिडक्टिव अप्रोच जो होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या होता है आप लोगों का, आपको पहले प्रिंसिपल पता होता है, ठीक है, क्राइटेरिया या प्रिंसिपल पता होता है, और फिर आप उसको वेरीफाई करते हो, ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हो, आप उसको वेरीफाई करते हो कि क्या ऐसा हुआ था, ठीक है, आप उसको वेरीफाई करते हो। तो डिडक्टिव अप्रोच के अंदर में आपको प्रिंसिपल पहले ही पता होता है, डिडक्टिव अप्रोच के अंदर में। तो डिडक्टिव अप्रोच में प्रिंसिपल पता होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे वेजिटेबल्स जो है वो ग्रीन होते हैं, और फिर आपको बताया जाता है कि जो पालक की पालक है आप लोगों का, वो भी एक वेजिटेबल है। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि पालक भी ग्रीन ही होंगी, क्योंकि वो वेजिटेबल है और सारे वेजिटेबल्स तो ग्रीन ही होते हैं। तो आपको प्रिंसिपल पता था कि वेजिटेबल होना मतलब ग्रीन होना, ठीक है। तो वेजिटेबल होना मतलब ग्रीन होना, तो पालक अगर वेजिटेबल है तो वो ग्रीन होंगी, ये आपने उसको प्रूव कर दिया। तो डिडक्टिव अप्रोच बोला जाता है उसको। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर में क्या होता है, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों के दोनों लर्नर बन जाते हैं और कोई नया वाला नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर में, रचनात्मक उपागम के अंदर में, इसके अंदर में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है फ्रेंड्स आप लोगों को। और जब टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही मिलकर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उससे एक नई तरीके का नॉलेज जो है वो आप लोगों का कंस्ट्रक्ट होता है। रचनात्मक उपागम इस चीज को कहा जाता है आप लोगों का, क्योंकि क्रिएटिविटी से आप लोगों का क्या होता है, कोई नई चीज निकलकर सामने आती है, क्रिएट होती है, ठीक है। इसी वजह से उसको बेसिकली क्रिएटिविटी भी नाम दिया गया है आप लोगों का। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि रचनात्मक उपागम के अंदर में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही अधिगम करता बन जाते हैं, दोनों ही जो है सोच विचार करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो सी है उसकी जोड़ी 1 के साथ लगनी चाहिए थी, सी की जोड़ी 1 के साथ में एक ही जगह पे है, देख रहे हो आप लोग, एक ही जगह पे है आप लोगों का सी की जोड़ी 1 के साथ में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, खत्म। ये एग्जाम में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में, और एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों का। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, और ध्यान से समझना आप लोग, इसका आंसर क्यों क्या होगा। देखिए कक्षा में एक छात्र कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, ठीक है। इसीलिए, देखो ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंस, इसलिए, हैंस, हैंस शब्द को आप लोग बड़ा बड़ा लिखो, हैंस। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, जो भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, 90% टाइम्स जब भी आपका हैंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग का एग्जांपल होता है आप लोगों का। हैंस शब्द के अंदर में ये आप लोगों को याद रखना है, हैंस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कॉज एंड इफेक्ट वाले आंसर्स के अंदर में, हैंस, ठीक है। तो हैंस शब्द जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में, कॉज एंड रीजनिंग। क्योंकि कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, कारण। क्या कारण है आपका, ठीक है, कारण क्या है, कारण ये है कि संविधान के अंदर में वो चीज दी हुई है, संविधान में दी गई है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, इफेक्ट क्या होना चाहिए कि सरकार को वो चीज देनी चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि संविधान में है तो इफेक्ट तो होना ही चाहिए उसका। और इफेक्ट क्या होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाएं सरकार को प्रदान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना आप लोग, जब किसी कारण के वजह से, जब एग्जाम्पल के अंदर में बोला जाता है कि ये कारण है, कारण क्या है आप लोगों का कि संविधान के अंदर में वो चीज दी हुई है, इसीलिए वो चीज होनी चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए उसका, मतलब सरकार को वो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसको कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहूं कि दानिश सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितने भी जो भी होता है, इवन संडेज को भी क्लास लेते हैं, और मंडेज को जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उसमें भी क्लास लेते हैं आप लोगों को, सारे जो जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है उन सब के ऊपर में क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग जो है लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें।
तो कारण क्या हो गया यहाँ पर में कि दानी सर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या आप लोग जो है लाइक कर रहे हो और आप जो है शेयर कर रहे हो सभी जगह पे, आप अपना फर्ज निभा रहे हो। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला हो गया कि एक कॉज है और एक इफेक्ट है उसका। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आपका अच्छा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर आपने बहुत मेहनत की, आपने दानी सर के सारे लेक्चर्स देखे अच्छे से, जो पूरे के पूरे मैराथन थी वो देखी, पेडागोजी के लेक्चर्स अच्छे से देखे, ये लेक्चर आप देख रहे हो, कमेंट में आंसर्स कर रहे हो, तो आपका अच्छा नंबर आ गया, आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए आपका। तो वो भी क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया आपका। कि कॉज क्या है आपका कि आपने अच्छे से पढ़ाई की, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका अच्छा रिजल्ट आ गया। अब आपने जो है, जो आपने, ठीक है, रात में बहुत देर तक अपने मैडम से बात कर रहे हो, आप बहुत रात तक आप बात कर रहे थे फ़ोन के ऊपर में अपनी, ठीक है, महिला मित्र से, और आपके पापा ने आपको देख लिया और आपके पापा ने आपकी जमकर धुलाई कर दी। ठीक है, आपकी धुलाई कर दी। तो धुलाई करना क्या हो गया, वो आप लोगों का इफेक्ट हुआ। बट कारण क्या था उसका, कारण था फ्रेंड्स आपका बात करना। तो जहां पर मैं हैंस आता है, यू वर चैटिंग विथ योर महिला मित्र, हैंस योर फादर डन योर धुलाई। तो हैंस इसीलिए, तो इसीलिए क्योंकि किसी, इसलिए मतलब किस, कोई कारण रहा होगा इसलिए तभी आता है ना उसका आप लोगों का, इसीलिए। तो फ्रेंड्स ये कॉज एंड इफेक्ट वाला एग्जांपल होता है आपका। तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं कॉज एंड इफेक्ट के, कि कोई ना कोई कॉज होता है, और इसीलिए ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये हैंस वाला मैंने जो है आरबीआई की एग्जाम्स होती है फ्रेंड्स, ग्रेड बी की एग्जाम्स होती है, ठीक है, उसके लिए मैंने रीजनिंग बनाई, रीजनिंग मैंने उसके लिए भी पढ़ाया, मैंने क्लैट के अंदर में जो लॉयर्स बनते हैं उन लोगों के लिए भी रीजनिंग पढ़ाया, उनके अंदर में ये कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस काफी सारे पूछते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से 90% टाइम्स, ठीक है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, 90% टाइम्स अगर हैंस उसमें दिया हुआ है ना, ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन है, तो वो आपका जो है वो कॉज एंड इफेक्ट वाली रीजनिंग होती है। ये मैं आपको अपने अनुभव, इतने सालों के अनुभव के आधार पर और अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स के अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता सकता हूँ मैं। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड वाला जो है वो मैंने कल के लिए रखा हुआ है, कल कल पॉपुलेशन पिरामिड करवा दूंगा, भावना, वो मैंने रखा है कल के लिए। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन पिरामिड करवा दूंगा मैं आपको। तो ये था आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि सर इसका आंसर करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे मुझे। चलो बताओ, ट्रिक बताओ इस क्वेश्चन की। आप लोग क्वेश्चन का आंसर करो और ट्रिक भी बताओ कि क्या ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक, और ट्रिक से सही आंसर भी बताएंगे आप लोग। थैंक यू पम्मी गुप्ता। कल आपका पेपर, जिनका भी पेपर है, ऑल द बेस्ट सबको। अदिति कुमारी, मैंने शादी क्यों नहीं की है यार, बस पता नहीं, जो अनुभव सुने हैं लोगों के उससे थोड़ा सा डर लगता है, इस वजह से नहीं की। करेंगे सही में आने पर, अभी अभी भी पता नहीं ऐसा वो फील नहीं आ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और वो एग्जाम्पल भी बताइए। टिन 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 लिख रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान टिन 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 लिख रहे हो आप लोग। प्रीशियस स्टोन्स मतलब गुजरात के प्रीशियस लोग, गुजराती, ठीक है, ठीक है। काची केरी ने अंगूर काला, आम में गुजराती लहरी लारा, गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गुजराती नी बोलबाला, आमी लहरी लाला, वो गुजराती एक सॉन्ग है बहुत प्यारा सा। तो ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स आप लोगों के गुजरात से, और डी की जोड़ी चार के साथ में एक ही जगह पे लगी, आंसर खत्म हो गया। टन 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 जो है, बच्चों बच्चों के हाथ में बंदूक है अफगानिस्तान में, और टिन टिन की आवाज आती रहती है, ठीक है। गोल्ड जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है, ये बहुत सिंपल वाला पॉइंट है। और कॉपर आप लोगों को याद रखना है राजस्थान से। ये हो गया था आप लोगों का, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने आंसर भी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में लिखना है आप लोगों ने, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये किसने कहा था, क्योंकि मैंने जब देखा था ओरिजिनली स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था इसको। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि क्या है आप लोगों का, कमेंट के अंदर में। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे।
क्या बात है, मतलब आप लोगों को पूरी ट्रिक्स याद हो गई है, ये होता है बेटा पढ़ाने का सही तरीका आप लोगों का। ठीक है, ट्रिक्स याद हो गई है, मतलब बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो मुझे बता देंगे फ्रेंड्स कि क्या होने वाला है आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, कल वाले लेक्चर के अंदर में। ओके, और उसमें भी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे इंडक्टिव। मैं आप लोगों के पेडागोजी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मैं आप लोगों को करवा दूं कल वाले लेक्चर के अंदर में। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने करना है फ्रेंड्स कि क्या आंसर है इसका। पेडागोजी के लिए जो लोग पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग पेडागोजी जो है वो बाइजूस एग्जाम प्रेप के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। मैंने अराउंड आई थिंक 10-15 दिन पहले पेडागोजी की एक मैराथन ली थी, और उसके बाद में महा मैराथन में भी किया था। आपको मिल जाएंगी बाइजूस एग्जाम प्रेप, दानिश शेख सर, आप सर्च करोगे आपको सिंपली से मिल जाएगा वहाँ पर में। और मैराथन्स भी है सारी की सारी। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए बाइजूस एग्जाम प्रेप के चैनल के ऊपर में जाकर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर में सारा का सारा। और कल भी लेक्चर है आप लोगों का, कल के लेक्चर में भी आइए आप लोग, कल के लेक्चर के अंदर में भी हम लोग करते हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। सारे के सारे आंसर्स लिख देना, लेक्चर कैसा लगा ये भी बता देना, और क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग मुझे बता दूंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।